चंडीगढ़ से जब आप शिमला की ओर जाते हैं तो शिमला हाईवे पर ही सोलन के करीब एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दक्षाई। दक्षाई वैसे तो एक कैंटोनमेंट एरिया है और वो अपनी सैनिक छावनी के लिए जाना जाता है, पर जो लोग सोलन या दक्षाई के नहीं हैं वो इस जगह को उसके जेल म्यूजियम के लिए जानते हैं। दक्षाई इसलिए भी खास है क्योंकि जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार करके शिमला की जेल ले जाया जा रहा था, तो एक रात के लिए ही सही उसे इस दक्षाई की जेल में रखा गया था। कहीं ना कहीं इस बात का भी दावा मिलता है कि नाथूराम गोडसे ही इस जेल का आखिरी कैदी था। इसके बाद इस जेल को एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया। खैर, दिलचस्प बात यह है कि इस जगह का नाम हमेशा से दक्षाई नहीं हुआ करता था, बल्कि किसी जमाने में इसे दागे शाही कहा जाता था। असल में मुगलों के दौर में जब भी कोई आदमी तख्त के खिलाफ बगावत करता तो सजा के तौर पर उसे इसी दक्षाई की जेल में लाकर कैद कर दिया जाता था। मुगलों के बाद ये जगह चली गई पटियाला राजघराने के नियंत्रण में। इसके बाद पटियाला राजघराने ने इस जगह पर काफ़ी सालों तक अपना शासन रखा और जब अंग्रेज़ों की आमद भारत में हुई तो करीब 1857 के आसपास पटियाला के महाराजा ने 5 गांव अंग्रेज़ हुकूमत को दिए एक सैनिक छावनी बनाने के लिए। उनमें से एक था दागे शाही, जो उस वक्त तक आम बोलचाल की भाषा में दक्षाई बन चुका था। खैर, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी समय के आसपास दक्षाई में आमद हुई 2 लोगों की। एक थे मेजर जॉर्ज ऑसवल्ड वेस्टन। मेजर वेस्टन पेशे से एक ब्रिटिश आर्मी के डॉक्टर थे और दूसरी थी उनकी पत्नी मैरी रेबेका वेस्टन, और मैरी पेशे से एक नर्स थी। जब मेजर जॉर्ज वेस्टन दक्षाई आए तो अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें दक्षाई कैंटोनमेंट और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल का जिम्मा दिया। जॉर्ज और मैरी की जिंदगी में सब कुछ था, कमी थी तो बस एक चीज की, और वो थी एक संतान की। शादी के करीब 17 साल बाद भी उन्हें आस थी तो सिर्फ एक बच्चे की, जो इनके जीवन में थोड़ा रंग भर सके। ढलती उम्र के साथ उनकी ये आस भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। दरअसल मैरी गिलांती, जो कि पैट्रिक गिलांती की बेटी थी, उनकी शादी मेजर जॉर्ज ऑसवल्ड वेस्टन के साथ 20 अप्रैल 1892 को रावलपिंडी में हुई थी। इसके बाद ये जोड़ा कुछ साल लाहौर में रहा और लाहौर से फिर वो दक्षाई आ गया। कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। कहते हैं एक दिन मैरी और जॉर्ज की मुलाकात एक पीर से हुई। पीर ने आशीर्वाद के तौर पर मैरी को एक ताबीज दिया और इस ताबीज को लेने के बाद मैरी और जॉर्ज के भाग्य एकदम खुल गए। यह ताबीज पाने के कुछ समय बाद ही मैरी ने आखिरकार कंसीव किया। एकाएक मैरी और जॉर्ज के सपनों को पंख लग गए और आखिरकार उनका सालों पुराना सपना अब बस पूरा होने की नहज पर था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में लेबर पेन के कारण मैरी की मृत्यु हो गई और साथ ही उसके कोख में पल रहा बच्चा भी इस संसार में आने से पहले ही चल बसा। इस घटना ने जॉर्ज को भीतर से इतना अधिक झकझोर दिया कि इसके बाद जॉर्ज ज्यादा समय तक दक्षाई में रह न सके। उनकी आंखों के आगे ही उनका इकलौता सपना चकनाचूर हो गया। इसके बाद दक्षाई के कब्रिस्तान में ही ईसाई मान्यताओं के हिसाब से मैरी का अंतिम संस्कार हुआ। जॉर्ज ने मैरी की याद में एक बड़ी खूबसूरत कब्र बनवाई, जिसके लिए पत्थर खास तौर पे इंग्लैंड से मंगवाए गए। मैरी के जाने के बाद अब जॉर्ज के पास दक्षाई में रहने का कोई कारण नहीं बचा था, इसलिए कुछ समय बाद ही वो दक्षाई छोड़ इंग्लैंड वापस चले गए। पर जॉर्ज के दक्षाई छोड़ने के साथ ही एक ऐसी अफवाह का बीज पड़ गया जिसने आगे चलकर आज की इस कहानी को जन्म दिया। दरअसल हम जिस समाज में रहते हैं
वो इस बात को आज भी मानता है कि लड़का लड़की से अधिक श्रेष्ठ होता है। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनका आज भी इस बात पर अटल विश्वास है कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा लड़का ही करता है और वही उनके वंश और उनके नाम को आगे बढ़ाता है। वहीं लड़की को एक भार माना जाता है और उसे यह कहकर पराया धन मान लिया जाता है कि आखिर उसे तो किसी और के घर जाना है। लोगों का यही विश्वास एक बड़ी वजह है कि आज भी बतौर समाज हम भ्रूण हत्या जैसी समस्या से पार पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। खैर, जॉर्ज के दक्षिण छोड़ने के बाद कुछ समय बाद ही यहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात की अफवाह फैल गई कि अगर कोई मैरी की कब्र का पत्थर तोड़कर अपने घर में रख लेगा तो उसकी बेटा पाने की चाह पूरी हो जाएगी। इसी पागलपन के कारण लोगों ने धीरे धीरे मैरी की कब्र को नोच खाया। पर तभी कुछ लोगों ने इस बात का अनुभव करना शुरू किया कि जब वो मैरी की कब्र के पास पत्थर उठाने जाते तो उन्हें वहां एक अंग्रेज औरत दिखाई पड़ती जो गुस्से में उनसे कहती कि चले जाओ यहां से, मेरा बेटा यहां आराम कर रहा है। जैसे ही लोगों ने इस चीज का अनुभव किया वैसे ही मैरी की कब्र की बर्बादी की गति थोड़ी थम गई। मैरी की अपने कब्र के पास देखे जाने की घटनाओं के बाद लोग उसकी कब्र के पत्थर को छूने से बचने लगे। पर तब तक मैरी की कब्र काफी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। धीरे धीरे मैरी की कब्र आसपास के इलाकों में मेम की कब्र के नाम से मशहूर हो गई। लोग अब इस कब्र को देखने तो आते पर इसके पत्थर को छूने का साहस अब कोई नहीं करता। पर क्या वाकई में यहां कुछ ऐसा है? इसी सवाल को जानने के लिए आज से करीब ठीक 7 साल पहले मैंने भी दक्षई के उस कब्रिस्तान में एक रात बिताई थी अपने कुछ साथियों के साथ। यह उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली में एक मीडिया संस्थान में काम करता था। साल रहा होगा 2018 का। अभी मेरी सर्विस को 1-1.5 साल ही हुए थे कि एक दिन मेरी कंपनी ने हमें एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना उत्तराखंड और हिमाचल की जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं उस पर एक कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएं। अब चूंकि मेरी दिलचस्पी इस विषय में काफ़ी अधिक थी और अपनी दिलचस्पी के कारण ही मैं मैरी और उसके किस्से से वाकिफ था, तो ऐसे में जब मैंने हॉन्टेड लोकेशंस की लिस्ट बनाई तो दक्षई उस लिस्ट में सबसे पहले आया। दक्षई का कब्रिस्तान ही वो जगह है जहां मैंने पहली बार किसी हॉन्टेड लोकेशन पर एक रात बिताई थी। मैं और मेरे दोस्तों ने साथ मिलकर अपनी कंपनी को एक प्रपोजल सबमिट किया जिसमें हमने उत्तराखंड और हिमाचल की 11 हॉन्टेड प्लेसेस को चुना। अगर थोड़े मैं कहूँ तो ये प्रपोजल कुछ ऐसा था कि जिसमें हम 6 लोग उन हॉन्टेड प्लेसेस पर रात भर रुककर इस बात को अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में वहाँ कुछ है या फिर उन जगहों से जुड़ी जो किस्से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं वो सिर्फ एक कोरी अफवाह है। खैर, जुलाई अगस्त का महीना था जब हम अपने सफ़र पर निकले और हमारे इस सफ़र में पहला पड़ाव बना दक्षई। सोलन से करीब 11 किलोमीटर दूर बसे दक्षई की आबादी बहुत कम है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 3000 थी और अब ज़्यादा 5-6 हज़ार होगी। खैर, बरसात के दिन थे और पूरे रास्ते ही हमें हल्की हल्की बारिश मिली। चूंकि हमें दक्षई पहुंचने में ही काफ़ी देर हो गई थी और दक्षई पहुंचकर जब हम कब्रिस्तान खोज पाते इन सब में लगभग शाम का समय हो चुका था। ऐसे में लोकेशन को बारीकी से देखने का हमें मौका दिन के वक्त नहीं मिला। इसके बाद कब्रिस्तान से निकलकर हम जो लोकल अथॉरिटीज़ थे उनसे परमिशन लेने के लिए गए और परमिशन लेते और ये सारी औपचारिकताएं निपटाते अंधेरा हो चुका था। परमिशन लेकर खाना वाना खाकर हम दोबारा कब्रिस्तान के लिए निकले। कब्रिस्तान के पास सड़क पर हमने गाड़ी पार्क की और वहां से उतरकर ढलान पे चलते हुए हम कब्रिस्तान के गेट के आगे पहुंचे। कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचकर हमने देखा कि उसके गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, पर वो ताला कोई खास उपयोगी नहीं था क्योंकि गेट से कुछ दूर बनी बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और बड़े आराम से उस बाउंड्री वॉल को लांघकर कब्रिस्तान के भीतर जाया जा सकता था। फिर एक एक करके धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुए
और चौकन्नी नजरों से माहौल को अपनी आंखों में कैद करने लगे। भीतर का नजारा कुछ वैसा ही था जैसे अमूमन किसी कब्रिस्तान का होता है रात के वक्त। वहां था तो सिर्फ सन्नाटा, हल्की बारिश का शोर और साथ में झींगुर और मेंढकों की आवाज। हम जिस तरफ से कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुए थे उस तरफ से बाएं हाथ की ओर वो जगह थी जिसके लिए उस रात हम उस कब्रिस्तान में गए थे। अपने दो साथियों के पीछे पीछे चलते हुए मैं मैरी की कब्र के पास पहुंचा। पुरानी कब्र होने की वजह से मेरे मन में एक छवि थी कि वो कब्र शत विशत हालत में होगी, पर उस कब्र की जो अवस्था थी वो देखकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि देखने में तो कब्र काफी नई लग रही थी। मेरे चेहरे के भाव को देखकर मेरा साथी समझ गया कि मेरे मन में आखिर क्या चल रहा है। तो इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछ पाता, उसने खुद ही बताया कि इस कब्र को साल 2017 में रिस्टोर किया गया है और आगे कोई नुकसान ना हो कब्र को, उससे बचाने के लिए कब्र को एक लोहे की जाली से ढक दिया गया। खैर, कुछ देर हम कब्र को यूं ही निहारते रहे। कब्र के मुख्य हिस्से पर एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी जिसने अपनी गोद में एक बच्चे को थाम रखा था, और उस महिला की मूर्ति के सिरहाने एक और मूर्ति थी जो थी एल्फ की मूर्ति। दरअसल एल्फ का संबंध जर्मन माइथोलॉजी से है और जर्मन मान्यताओं के हिसाब से एल्फ को पैरानॉर्मल एंटिटीज से जुड़ी एक चीज माना जाता है। इसके बारे में आप विस्तार से गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। खैर, अब किस्से की ओर लौटते हैं। कब्र के जब एक तरफ से मैंने जाकर देखा तो वहां पर अंग्रेजी में एक पैगाम गुदा हुआ था। उस पर लिखा था, टू द सेक्रेड एंड लविंग मेमोरी ऑफ माई वाइफ मैरी रेबेका वेस्टर्न हु डाइड एट दक्षाई ऑन 10 December 1909 एंड आर अनबॉर्न बेबी। कुछ देर कब्र के पास खड़े रहने के बाद हम बाकी कब्रों को देखने लगे। ज्यादातर कब्रें जो थीं वो 19वीं और 20वीं शताब्दी की थी। इसी बीच हमारी नजर एक और कब्र पे पड़ी। देखने में वो कब्र किसी छोटे बच्चे की लग रही थी। जब हमने जाकर उसके पत्थर पे गुदी हुई तारीखों को पढ़ा तो पता चला कि वो कब्र महज 3-4 साल ही पुरानी है। वो कोई बच्चा था 6-7 साल का जिसकी मौत 2013-14 के करीब हुई थी। खैर, बारिश हो रही थी, ऐसे में कब्रिस्तान में सुस्ताने के लिए कोई जगह मिलना मुमकिन था नहीं। ऐसे में जब हम टहलते टहलते थोड़ा थक गए तो हम जाकर एक पेड़ के नीचे उस पेड़ के सहारे टिककर खड़े हो गए। इधर हमारी टीम के 2-3 लोग जो थे वो फोटोएं और वीडियोस कैप्चर करने में व्यस्त थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा कब्रिस्तान को और भीतर तक जाके देखा जाए। तो मैं और मेरे 2 साथी चलते हुए कब्रिस्तान के पिछले हिस्से की ओर चले गए। बरसात के मौसम में ऐसी जगहों पर अक्सर इस बात की संभावना होती है कि आपका पैर किसी सांप या बिच्छू पे ना पड़ जाए, इसलिए हम बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। दक्षई के उस कब्रिस्तान में जाकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी हॉन्टेड लोकेशन पर आपका ध्यान भूत प्रेत पे नहीं होता, बल्कि सांप, बिच्छू, जंगली जानवर या फिर एंटी सोशल एलिमेंट से बचने पे अधिक होता है। खैर, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारी नजर कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में बने बाउंड्री वॉल पे पड़ी। थोड़ा गौर करने पे देखा कि जो बाउंड्री वॉल है वो टूटी हुई है और बाउंड्री वॉल के उस पार घनी झाड़ियां और पेड़ हैं। सरसरी निगाह से देखने में लग रहा था कि वो कोई जंगल जैसा हिस्सा है। इसी बीच हम 3 लोगों में एक सज्जन जो थे वो पहाड़ों के रहने वाले थे। तो ऐसे में वो जो दुर्घटनाएं होती हैं ऐसी जगहों की, उनसे भली भांति वाकिफ थे। एकाएक घनी झाड़ी देखकर हम भी चौकन्ने हो गए और जो हमारे साथ साहब थे जो पहाड़ों के रहने वाले थे, उन्होंने एकाएक कहा कि हो सकता है कि वहां से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। अब उनकी एक कहने की देर थी। हमारा सारा ध्यान उस कब्रिस्तान, मैरी की रूह और उससे जुड़े किस्सों से हटकर जंगली जानवर पे आ गया।
ऐसे में बिना वक्त गंवाए हम तुरंत गेट की ओर चलने लगे। सन्नाटा इतना अधिक था कि अगर आपके पैर जमीन पे पड़ रहे हैं तो आप अपने कदमों की आवाज भी बड़ी साफ साफ सुन सकते थे। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसने हम सभी के कदम थाम दिए। ऐसा लगा कि जैसे बड़ी जोर से किसी ने कोई चीज फेंक कर लोहे की जाली पर मारी हो। और डराने वाली बात यह थी कि यह आवाज उस तरफ से आई थी जिधर मैरी की कब्र थी। आवाज सुनकर एक बार को हम सभी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। बदहवासी में हम एक दूसरे की ओर देखने लगे और चौकन्ने होकर आसपास की आवाजों को और अधिक ध्यान से सुनने लगे। थोड़ी देर में हमें ध्यान आया कि मैरी की कब्र के ऊपर एक पाइनवुड का पेड़ भी तो है। हमने इस बात का अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि उस पेड़ से कोई टूटकर चीज गिरी हो और वो जाकर कब्र के ऊपर बनी जाली से टकराई हो। हालांकि ये बात हमने खुद को समझा तो ली, पर एक बार के लिए इस आवाज ने हम सभी के मन को अस्थिर कर ही दिया था। अब कब्रिस्तान से उपजी हर एक आवाज को बड़े गौर से कान लगाकर हम सुन रहे थे। मुझे काफी ठीक से याद है कि जब हमने मैरी की कब्र पर बनी जाली से उस चीज के टकराने की आवाज सुनी थी तो समय था करीब 1:44 का रात का। मेरी समझ में अभी 15-20 मिनट ही बीते होंगे, तभी अचानक मेरी नजर मेरे हाथ में बंधी रिस्टवॉच पे गई। घड़ी में जो समय दिखा रहा था वो देखकर एक बार को मैं चकरा गया। घड़ी पर समय दिखा रहा था 3:42 का। हड़बड़ी में मैंने अपने फोन को चेक किया, यह सोचकर कि कहीं मेरी घड़ी में कोई खराबी तो नहीं है, पर फोन पर भी 3:42 का ही समय दिखा रहा था। आनन फानन में तुरंत मैंने अपने साथियों के फोन को चेक किया और सबकी घड़ियां वही समय बता रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 2 घंटे कैसे बीते, जबकि अभी बस 15-20 मिनट पहले ही तो हमने वो आवाज सुनी थी और एकदम से रात के 3:42 कैसे बज गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी भी जगह पर 2 घंटे बिताते हैं तो इन 2 घंटों में बहुत सी चीजें होती हैं और वो 2 घंटे कटते बड़े मुश्किल से हैं। इस बीच ऐसी कई चीजें होती हैं उस समय के अवधि में जो हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि समय अपनी सामान्य गति से ही बीत रहा है। इसी बीच हम बारिश के कारण काफी अधिक भीग चुके थे और चूंकि पीछे भी हम एक लंबा सफर तय करके दक्षाई पहुंचे थे तो हमने आपस में राय की कि क्यों ना सुस्ताने के लिए थोड़ी देर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाया जाए। फिर हम पहुंचे अपनी गाड़ी में और अपनी सीटों पर जाकर जम गए और थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली ताकि थोड़ा आराम मिले। आंखें मूंदते ही कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। मुझे बड़े ठीक से याद है कि जब हमने आंखें मूंदी तो समय था सुबह 4:09 का। खैर थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बाहर अभी भी रात है, पर बारिश रुक चुकी थी और फोन में जब मैंने समय चेक किया तो समय था 4:36 का। पर जितना मैं ताज़ा दम उस वक्त महसूस कर रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि जो मैंने अभी नींद ली है वो 26-27 मिनट की है। वो फुर्ती ऐसी महसूस हो रही थी कि जैसे मानो मैंने कोई 4-5 घंटे की नींद ली हो। पर इस बात पे मैंने ज्यादा गौर इसलिए नहीं किया कि हो सकता है ज्यादा थकान की वजह से वो 26-27 मिनट की नींद भी इतनी काफी हो गई हो जितनी कि अमूमन 4-5 घंटे की नींद होती है। खैर इसके बाद हम सब ने फैसला किया कि चूंकि हमारे पास जो मटेरियल हमें चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिल चुका था, तो बजाय इसके कि हम कब्रिस्तान में वापस जाएं, हमने तय किया कि अब हम अपनी होटल की ओर चलेंगे और आराम करके अपनी अगली मंजिल की ओर अगले दिन प्रस्थान करेंगे। खैर उस रात मुझे दक्षाई के उस कब्रिस्तान में वैसा तो कुछ नहीं महसूस हुआ जैसा कि अमूमन किस्सों में बयां किया जाता है। हाँ, अगर कोई चीज थी जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला वो ये थी कि अगर मैरी की कब्र पर बनी उस जाली से टकराने वाली चीज पाइनवुड का फ्रूट ही थी तो वैसी आवाज मुझे दोबारा पूरी रात में क्यों नहीं सुनने के लिए मिली।
जबकि उस कब्रिस्तान में तो कई सारे पाइनवुड के पेड़ हैं और ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि रात में सिर्फ एक बार ही पेड़ से टूटकर कोई चीज गिरे। और साथ ही उन 2 घंटों में समय इतना जल्दी कैसे बीता, यह भी आज तक मेरी समझ से परे है, क्योंकि ऐसा ना तो उसके पहले कभी हुआ था और ना उस रात के बाद मुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ। जबकि दक्षाई के बाद मैंने करीब 10 और हॉन्टेड लोकेशंस पे भी रात बिताई। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे फिर अगले सप्ताह। तब तक के लिए शब्बा खैर।